अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची सीरीज को। फिबोनाची सीरीज क्या है? इसमें हमारे पास हमें दो नंबर्स पहले दिए जाते हैं, 0 और 1। फिर इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इन पिछले दो नंबर्स को प्लस करने से आएगा, यानी 0 और 1 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। फिर हम 1 और 1 को प्लस करें, क्या आ जाएगा, 2। देन हम 2 और 1 को प्लस करें, आ जाएगा 3। देन हम 3 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5। फिर इसी तरह अगर हम 5 और 8 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 13। देन हम 13 और 8 को अगर प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 21, और ऐसे ही हमारे पास चलता जाएगा। अब ये हमारे पास जो सबसे फर्स्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं जीरोथ टर्म, और ये जो सेकंड वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये हमारी जो है ना, ये वाला 1 ये सेकंड टर्म है, ये वाला जो 2 है हमारा ये थर्ड टर्म है। यानी जैसे हमारे इंडेक्सेस होते हैं ना, तो वैसे ही इनको हमने नंबरिंग भी दी हुई है। अब इसका जो रिकरेंस रिलेशन है ये नंबर्स निकालने का, वो ये है कि अगर हमारे पास n 0 है तो तब हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0। अगर n हमारा 1 है तब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी। और अगर हमारा जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि f ऑफ n माइनस 1 और f ऑफ n माइनस 2, यानी जो पिछली दो टर्म्स हैं उनको प्लस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। मसलन अगर हमने यहाँ से जो f ऑफ 2 निकालना हो, अगर तो f ऑफ 2 हमारा जो है ना वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ n माइनस 1 यानी कि f ऑफ 1 प्लस f ऑफ n माइनस 2 यानी f ऑफ 0। अब इन दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू हमें पता है वो क्या है, 1 प्लस 0। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह अगर हमने f ऑफ 3 निकालना हो तो हम वो भी निकाल सकते हैं। अब जो फिबोनाची सीरीज है इसको हम रिकर्सिव एल्गोरिदम से मोस्टली जो है ना वो सॉल्व करते हैं। यानी अगर सपोज कर लेना कि हमने अगर f ऑफ 7 जो है ना वो कॉल कर दिया, अब f ऑफ 7 जो है हमारा ये आगे कॉल कर देगा f ऑफ 6 और f ऑफ 5 को, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, जो सेवंथ टर्म है उसका रिजल्ट जो है वो इन दोनों को प्लस करने से आएगा। अब ये जो हमारी फिफ्थ और सिक्स्थ वाली टर्म है इनका रिजल्ट कैसे आएगा वो हम निकाल लेंगे। अब जो सिक्स्थ वाली टर्म है उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा f ऑफ 5 और f ऑफ 4 को प्लस करने से। अब f ऑफ 5 का कहाँ से आएगा, वो f ऑफ 4 और f ऑफ 3 को प्लस करने से आएगा। अब f ऑफ 4 का कहाँ से आएगा, वो f ऑफ 3 और f ऑफ 2 का प्लस करने से आएगा। इसी तरह जो f ऑफ 3 है वो f ऑफ 2 और f ऑफ 1 का प्लस करने से आएगा। तो यूं हमारे पास जो है ना एक बहुत बड़ा ट्री बन के आ जाएगा, सिर्फ अगर हम f ऑफ 7 को ही कॉल करें। और अगर हमने गलती से भी f ऑफ 100 कॉल कर दिया ना, तो हमारे पास बहुत सारे जो है ना वो बन जाएंगे, जिनको मतलब मैं तो नहीं गिन सकता, कंप्यूटर हो सकता है गिन सके लेकिन मैं नहीं गिन सकता उनको, इतने ज्यादा वो बन के आ जाए। अब कोई भी फिबोनाची नंबर अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो उसका जो एल्गोरिदम है वो तो बहुत ईजी है। इसमें हम जो भी टर्म कैलकुलेट करना चाह रहे होंगे हम वो n पास करेंगे। अगर हमारा जो n है वो 0 या फिर 1 के इक्वल है, अगर वो बेस केस है तो उस केस में हम n को ही रिटर्न करवा दें, यानी 0 और 1 को ही। और अगर हमारा जो n है वो ग्रेटर देन 1 हो, यानी 2 या उससे कोई बड़ी वैल्यू होगी, तो देन हम जो है ना वो रिकर्सिव वे के अंदर फिबोनाची नंबर ऑफ n माइनस 1 और फिबोनाची नंबर ऑफ n माइनस 2 जो है ना वो कैलकुलेट करके उन दोनों को प्लस करके वो रिटर्न करवा दें। और ये रिकर्सिव कॉल्स कैसे होती हैं वो इससे पिछले पेज के ऊपर हमने देख लिया था, जो हमारा ये रिकर्सिव ट्री बन रहा था कि अगर हम f ऑफ 7 जो है ना वो कॉल करेंगे ना, तो वो आगे f ऑफ 6 और f ऑफ 5 को कॉल कर देगा, और वो आगे अपने चाइल्ड यूनियन को कॉल कर लेंगे, और हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्री बन के आ जाएगा। अब अगर हमारा कोई भी फिबोनाची नंबर जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसका जो रिकर्सिव रिलेशन है, वो हमने पिछले पेज पे भी देखा था कि अगर हमारा n जो है वो 0 होगा तो हमारी कौन सी वैल्यू होगी, 0 होगी। अगर हमारा n जो है वो 1 होगा तब हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, 1 होगी। और अगर हमारा जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो हमारे पास जो है वो f ऑफ n माइनस 1 और f ऑफ n माइनस 2 जो है ना वो उसको कॉल कर देगा। यानी हमारी प्रॉब्लम जो है ना आगे दो सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो उसका रिकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या आएगा। अब रिकरेंस रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आप ये सपोज कर लेना, जैसे सपोज करो कि हमने कॉल किया f ऑफ 4 को, f ऑफ 4 आगे अब किसको कॉल करेगा, f ऑफ 3 और f ऑफ 2 को कॉल करेगा। तो f ऑफ 4 की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी उसको प्लस करने से जो आएगी। यानी t ऑफ n किसके इक्वल होगा, t ऑफ n माइनस 1 और t ऑफ n माइनस 2। और इसको डिवाइड करने में हमारा ये जो एल्स वाला पार्ट है इसको एग्जीक्यूट करने पे हमारे पास कितने स्टेप्स हमें लगे, सिर्फ ये अगर इफ की कंडीशन जो है ना ये फॉल्स हो जाए, और ये इफ की कंडीशन को फॉल्स होने में कितना टाइम लगेगा, बिग ओ ऑफ 1 का टाइम लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइड करने का या फिर जो मर्ज करने का टाइम है वो कितना होगा, हमारे पास वो बिग ओ ऑफ 1 होगा। अब इस रिकरेंस रिलेशन के ऊपर हम जो मास्टर्स थ्योरम है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। मास्टर्स थ्योरम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि मास्टर्स थ्योरम जो है ना
अगर हमारा रिकरेंस रिलेशन इस फॉर्मेट के अंदर हो तो वो तब हमारे पास अप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन ये तो इस फॉर्मेट के अंदर है ही नहीं। तो अगर ये इस फॉर्मेट के अंदर नहीं तो इसके ऊपर हम जो है ना या तो रिकर्सिव ट्री अप्लाई करेंगे या फिर हम जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। अब सपोज करें मैं इसके ऊपर जो रिकर्सिव ट्री है ना मैं उससे इसको सॉल्व करता हूँ। जब मेरे पास n 0 होगा तो तब मेरे पास जो है वो सिर्फ एक ही मेरे पास नोड बनेगा। जब n मेरा 1 होगा तब भी एक ही नोड बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास बेस केस से ही जो है ना वो 1 या 0 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब जैसे ही मेरे पास n इज इक्वल टू 2 आया, n इज इक्वल टू 2 के ऊपर मेरे पास क्या होगा, f ऑफ 2 जो है वो आगे दो चाइल्ड अपने कॉल कर लेगा, f ऑफ 1 और f ऑफ 0। और ये हमारे पास f ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा 1, f ऑफ 0 क्या रिटर्न करेगा 0, और दोनों यहाँ पे रिटर्न होके प्लस होके क्या रिटर्न करवा देंगे, 1 को रिटर्न करवा देंगे। फिर उसके बाद अगर मैं n इज इक्वल टू 3 कॉल करता हूँ, ये आगे f ऑफ 2 को f ऑफ 1 को कॉल करेगा, f ऑफ 2 आगे f ऑफ 1 और f ऑफ 0 को कॉल कर लेगा। और अगर मैं थोड़ा सा कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, जैसे ये f ऑफ 7 लेता हूँ, तो f ऑफ 7 लेने पे अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा बाइनरी ट्री बन रहा है, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ACBT है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है हमारे पास। तो अगर ये हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो इसके अंदर हमारे पास जो टोटल रिकर्सिव कॉल्स हैं या जो हमारे पास टोटल रिकर्सिव चाइल्ड बने हैं वो कितने बनेंगे, हम वो देख लेते हैं। अब सपोज करें अगर हमारे पास ये एक बाइनरी ट्री है जिसमें ये रूट है, आगे उसके दो चाइल्ड हैं और इनके भी आगे जो है ना वो दो दो चाइल्ड है, और हमारे पास इस ट्री की हाइट कितनी है, 3 हाइट है। तो 3 हाइट तक जो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ यानी हमारे पास जो फंक्शन कॉल्स होंगी वो कितनी होंगी, वो 2 रेज पावर n माइनस 1 होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास n क्या है, इस ट्री की हाइट, तो ट्री की हाइट क्या आ जाएगी 3, और 2 रेज पावर 3 हमारे पास क्या आता है 8, 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप हमारे पास देखो तो कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, 7 नंबर ऑफ नोड्स हैं हमारे पास। और अगर आप ये डायरेक्टली डिड्यूस नहीं ना कर पा रहे कि ये 2 रेज पावर n कैसे आ गया, तो आप यहाँ पे ये देखो कि हमारे पास यहाँ पे लेवल 1 के ऊपर या फिर हाइट 1 के ऊपर कितने नोड्स हैं, एक नोड है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम आगे जो है ना हमें कितने मिल जाएंगे, इसके दो चाइल्ड मिल जाएंगे। अब इन दो से आगे जो दो दो चाइल्ड आ सकते हैं वो इन दो को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इस हाइट के ऊपर कितने चाइल्ड है, 4। फिर आगे अगर हमने इस 4 से आगे जो नंबर ऑफ चाइल्ड आएंगे वो कितने होंगे हमारे पास, वो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो है ना हर लेवल के ऊपर हमने क्या करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते जाना है। और अगर हम हर दफा 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसमें से क्योंकि अब ये यहाँ पे हमारे पास जो हाइट 1 है वहां पे सिर्फ एक है, दो नहीं है, तो यहाँ पे इसमें से हमने -1 भी बीच में से कर दिया। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ चाइल्ड कितने आ जाएंगे, 2 रेज पावर 4 माइनस 1, यानी कि हमारे पास 16 माइनस 1 जो कि आएगा 15। और इस ट्री के अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास कितने चाइल्ड कितने नोड्स हैं, हमारे पास 15 नोड्स हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास टोटल रिकर्सिव कॉल्स होंगी, अब हर रिकर्सिव कॉल जो है हमारे पास वो कितना टाइम ले रही है, वो बिग O ऑफ 1 का टाइम ले रही है। और अगर हमारे पास 2 रेज पावर n रिकर्सिव कॉल्स होंगी तो हमारे पास टोटल कितना टाइम लग जाएगा उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए, 2 रेज पावर n लग जाएगा। अब हमारे पास जो फिबोनाची का ट्री होगा ना वो बिल्कुल कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता, यानी उसकी जो ये जो राइट साइड है ना, ये राइट साइड जो है ना ये एक लेवल जो है ना उसके अंदर कम होगा जो उसकी लेफ्ट साइड होती है हमेशा उससे। कोई भी जो हमारा राइट साइड पे ट्री होगा उसका एक लेवल जो है ना वो कम होगा लेफ्ट साइड से। तो उसकी वजह से हमारे पास इसकी जो एक्चुअल पावर है ना, एक्चुअल में ये 0.69 होगी, 0.69 n होगी। और जो वर्स्ट केस होगा ना, इसका वर्स्ट केस के अंदर हम इसको राउंड ऑफ करके जो है ना 1 कर देंगे, यानी 2 रेज पावर n आ जाएगी। तो जो एक्चुअल इसकी पावर है वो हमारे पास ये 2 रेज पावर 0.69 है, लेकिन उसको हम जो है ना वो राउंड ऑफ करके क्या कर देते हैं, 2 रेज पावर n कर देंगे। अब ये हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है अगर हम इसको डिवाइड एंड कंकर से जो है ना वो सॉल्व करें। लेकिन अगर हम इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है ना उसको इंट्रोड्यूस करवा दें। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, वो हमारे पास जो है ना एक टेबल क्रिएट कर लेती है, और उस टेबल के अंदर जो भी हमारे सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होंगे ना उनको वो स्टोर करके रख लेगी। मसलन अब अगर इसके अंदर मैं एफ ऑफ एन के अंदर 7 पास करता हूँ तो 7 आगे जो है ना वो 6 और 5 को कॉल करेगा, 6 आगे जो है वो 5 और 4 को कॉल करेगा, और 5 आगे जो है वो 4 और 3 को कॉल करेगा, 4 आगे जो है वो 3 और 2 को कॉल करेगा, 3 आगे जो है वो 2 और 1 को कॉल करेगा, और 2 आगे जो है वो 1 और 0 को कॉल करेगा। अब जब हमने यहाँ से 1 और 0 का जो है ना वो कैलकुलेट कर लिया तो ये दोनों टेबल में स्टोर हो जाएंगे।
दोनों टेबल में स्टोर होके यहाँ पे सोल्यूशन जो है ना वो वापस किसको देंगे, इसको देंगे, तो इसका भी सोल्यूशन हम स्टोर कर लेंगे। अब हमने इन तीन का जो है ना वो सोल्यूशन स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट जहाँ पे भी इनकी जरूरत पड़ेगी ना, तो हम क्या करेंगे कि टेबल में से इनका जो सोल्यूशन है ना वो देख लेंगे, बजाय हम जो है ना वो अगेन एफ ऑफ 2 के लिए एक रिकर्सिव कॉल दें जो कि आगे फिर 1 और 0 को जो है वो रिकर्सिव कॉल देगी। यानी अब जैसे ही हमने यहाँ पे एफ ऑफ 1 आया ना, तो हमने फौरी तौर पे टेबल से वैल्यू ले ली। फिर उसके बाद जो एफ ऑफ 3 है हमारा, वो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा हमारा, वो इसका सोल्यूशन बनेगा और उसको भी हम टेबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है ना एफ ऑफ 3 को एक रिकर्सिव कॉल जा रही है, तो हम एफ ऑफ 3 का जो टेबल के अंदर जो स्टोर्ड रिजल्ट है ना, हम वो जो है ना वो यूज कर लेंगे, बजाय हम यहाँ पे भी अगेन जो रिकर्सिव कॉल है कि हम यहाँ पे भी एफ ऑफ 2 को और एफ ऑफ 1 को कॉल करें, हम जो इसका स्टोर्ड रिजल्ट होगा उसको यूज कर लेंगे। अब क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ ये एक ही हमारे पास जो सीरीज में जो कैलकुलेशंस है वो होंगी, बाकी इसके जितने भी चाइल्ड होंगे उन सब की जो वैल्यूज है हम वो टेबल से देख लेंगे, तो हमारे पास जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n आ जाएगी। यानी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो एक्सपोनेंशियल से कम होके कितनी होगी, हमारे पास सिर्फ लीनियर टाइम के अंदर ये सॉल्व हो गया। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज बेशक डिवाइड एंड कंकर को ही करेगा, लेकिन उसको काफी ज्यादा एफिशिएंट बना देगा। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। शुक्रिया।